ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए सचर जोन या हिंज लाइन। ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय को उच्च हिमालय, महा हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली रेखा है सचर जोन या हिंज लाइन से कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करती है माहे हिमालय को लघु हिमालय से। और जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये करती है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करती है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट करती है। और जो शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी भाग से अलग करती है, ये करते हैं हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर का सही क्रम यहाँ पे बताना है। दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा? सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय होता है, तो इसके यहाँ पे पहले तीसरा आएगा। उसके बाद क्या होता है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसके बाद यहाँ पे पहला आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? महा हिमालय, तो चौथा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय। तो दूसरा हो जाएगा। क्रम क्या बन रहा है? 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर भी पूछा जाता है, उत्तर से भी दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर क्या है? पहले आपका शिवालिक हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका महा हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो इस गीत का जब यहाँ पे चयन किया गया था तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा। और कब अपनाया गया था राज्य गीत को? तो अपनाया गया था 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी? तो उत्तराखंड राज्य गीत को मान्यता दी गई थी 6 फरवरी 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गीत की गायन की अवधि कितनी है? तो इसके गायन की अवधि है यह है 9 मिनट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने अपनी आवाज़ दी थी राज्य गीत में? तो ये दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित 70 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीट है यहाँ पे 70 है, बिल्कुल ये क्या सही है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीट है? 2 रिजर्व सीट है यहाँ पे, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हरिद्वार, बिल्कुल सही है, हरिद्वार है। हरिद्वार में कितने विधानसभा की सीट? तो यहाँ पे है 11, ये भी क्या? बिल्कुल सही है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15 नहीं बल्कि क्या है? 13 सीट है। तो ये वाला स्टेटमेंट पे गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एससी के लिए कितनी विधानसभा की सीट आरक्षित है? तो है 13। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्य में विधानसभा की तो 70 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी है? तो 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा के 5। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो 5 कौन कौन सी है? एक आपकी टिहरी हो गई, पौड़ी हो गई, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। इनमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, अल्मोड़ा वाली आपकी एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए
27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था, यह आपको ध्यान रखना है। देखो, जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। यह आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में? तो ये लगता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 2008। 2008 में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया गया था। देखो, पंचायत की बात करें तो पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन पूछा जाए कि राज्य की सभी सेवाएं, यानी जो सरकारी सेवाएं, इसमें महिलाओं को कितना परसेंट का आरक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 30% का, यह आपको ध्यान रखना है। पंचायत में तो 50%, लेकिन अन्य सेवाओं में 30%। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए देवभूमि। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वान। स्वान नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 7 मार्च 2019, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इसके तहत क्या है, जो आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए क्या है, इस योजना के तहत दूध उपलब्ध कराना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 100 मिलीमीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है। 100 मिलीमीटर 100 मिलीलीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कफनी बुग्याल एवं गौरी उडियार निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो कफनी बुग्याल हो गया और गौरी उडियार, ये आपके हैं बागेश्वर। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी बेदनी बुग्याल। कहा जाता है कि जो वेदों की रचना हुई थी इसी स्थान पर हुआ था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेदनी। देखो, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है, और यह किस जनपद में है? तो यह आपके चमोली जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ में स्थित पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है? तो पंचाचूली पर्वत की हाइट कितनी है? तो यह 6,904 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन ए। आपको जनपद भी ध्यान रखना है, पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ में है, और इसकी हाइट है 6,904 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, 6,861 मीटर ऊंचा नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? देखो, जो नंदाकोट पर्वत है इसका फैलाव 2 जनपदों में है, चमोली प्लस पिथौरागढ़। तो 2 जनपदों में इसका फैलाव, और इसकी हाइट कितने हैं? 6,861 मीटर। सही आंसर जो जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि कैलाश एवं छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध ओम पर्वत स्थित है? ओम पर्वत जो है यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में ओम पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है? सही आंसर है ऑप्शन डी भीमताल। भीमताल जो है यह आपके नैनीताल जनपद में है और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? यह है भीमताल। यदि सबसे गहरा ताल पूछा जाए तो सबसे गहरा ताल तो नौकुचिया ताल है, लेकिन सबसे बड़ा जो ताल है वह है भीमताल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है ये नौकुचिया ताल है। यदि इसकी गहराई की बात करें तो लगभग इसकी गहराई है 40 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो नौकुचिया ताल है यह 9 कोनों वाली ताल है, पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और जो गहरा ताल है वो सहस्त्र ताल है। गढ़वाल का एक ही है सबसे बड़ा भी और गहरा भी, लेकिन कुमाऊं का सबसे गहरा अलग होगा नौकुचिया ताल और सबसे बड़ा है भीमताल। अगला प्रश्न देखेंगे, पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5। उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है, पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों आपके चमोली जनपद में है। इसके अलावा जो 2 प्रयाग बचते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, और उसके अलावा है देव प्रयाग जो कि टिहरी गढ़वाल में है। तो ये उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कामेट चोटी के रत्ता कोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है? कामेट चोटी के रत्ता कोना नामक स्थान के देवताल से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलते सरस्वती नदी। सरस्वती नदी निकलती है और ये बहती है आपकी केशव प्रयाग तक। केशव प्रयाग में किस नदी से संगम करती है? तो ये करती है अलकनंदा। पूछा जाता है कि केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो ये होता है अलकनंदा प्लस सरस्वती का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। ढकरानी परियोजना देहरादून जनपद में है और यह किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है यमुना नदी पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है? प्रथम जो उत्तर भारत की जो प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है? तो यह है मसूरी में। इसका निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1907। 1907 में इसका निर्माण होता है और इससे जो बिजली उत्पादन हुई थी ये हुई थी वर्ष 1909 में। ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पादन कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था, और उत्तर भारत के प्रथम जल विद्युत पूछे जाए। उत्तराखंड की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना थी ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना थी जो कि कहाँ है? मसूरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है? तो बात हो रही है भाबर पेटी यानी भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है उपोष्ण प्रकार की। सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पे देखेंगे, शीतकाल में अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी में होती है जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो बिल्कुल सही, शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती है। और यह क्या? रबी की फसल। रबी की फसल क्या हो गई? जैसे आपके क्या हो गया? सरसों हो गया, और आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और मसूर हो गया। इन दालों के लिए क्या है? इन फसलों के लिए क्या लाभदायक होती है? शीतकाल की जो वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। कथन दूसरा देखेंगे, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण उत्तरी पश्चिमी चक्रवात है। तो उस उत्तरी पश्चिमी चक्रवात से शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी। पहला व दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, तो दोनों यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? तो कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1960।
वर्ष 1960 में दिया गया था। सी यहाँ पे सही आंसर है। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1968 में। और किस रचना के लिए दिया गया था? ये दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी। सही आंसर है ऑप्शन बी। कोसी जो नदी है यह कौसानी के धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है और इसे ही कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का जो देश में स्थान है यह है 20वां। यदि पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है और महिला साक्षरता की दृष्टि से यहाँ पे 20वां है। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता 70% और पुरुष साक्षरता कितनी है? तो यह 87.40% है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी 20वां। नगरीकरण की दृष्टि से भी उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जनपद है यह है अल्मोड़ा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद की बात करें तो न्यूनतम है पिथौरागढ़ का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो राज्य में जो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वह है थारू जनजाति और सबसे कम आबादी वाली है वह है राजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। थारू जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जनपद में है? तो थारू जनजाति की जो सर्वाधिक आबादी है ये आपके उधमसिया नगर में निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र या उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो है थारू जनजाति। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है तब सही आंसर होगा जौनसारी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से जाट जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जाट उत्तरकाशी के जादूंग गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जाट जो है ये आपके उत्तरकाशी के जादूंग गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। रोम्बा जाड़ों की बोलचाल की भाषा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकी बोलचाल की भाषा रोम्बा है, बिल्कुल सही है। जाट लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जाट लोग थारों की एक मुख्य उपजाति है। देखो थारों की नहीं बल्कि क्या जाट जो है ये भूटिया जनजाति की मुख्य यहाँ पे उपजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी वाले यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लामा। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट जनजाति को लामा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी लैंसडाउन। लैंसडाउन में है आपका कालेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वरी देवी का जो मंदिर है यह है देवलगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? सही आंसर है ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है
यह है मृत्युंजय मंदिर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस जनपद में जागेश्वर धाम? तो यह अल्मोड़ा जनपद में है। यदि नदी की बात करें किस नदी के तट पर है, तो यह जटागंगा नदी के तट पर है जागेश्वर धाम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर धाम ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर धाम का जो सबसे विशाल मंदिर है वह है दिनदेश्वर। अभी हमने बात करी कि सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर तो मृत्युंजय मंदिर है, लेकिन विशाल मंदिर पूछा जाए तब सही आंसर होगा दिनदेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर नैनीताल जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे बता रहे कि कौन सा मंदिर नैनीताल में है। तो कैंची धाम में नैनीताल में होगा, गर्जा देवी होगा, नैना देवी। तो सभी मंदिर नैनीताल में। सही आंसर जाएगा डी के साथ सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो नीम करोली बाबा का जो कैंची धाम है यह किस देवता को समर्पित है? तो यह हनुमान जी को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल किस जनपद में है? तो बगजी बुग्याल है चमोली जनपद। चमोली जनपद में बगजी बुग्याल, और यहाँ से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किन पर्वतों से औली बुग्याल घिरा हुआ है? तो औली बुग्याल जो है यह भी आपके चमोली जनपद में है, और यह नंदा देवी, कामेट पर्वत होगा, गौरी व हाथी पर्वत। तो इन सभी पर्वतों से घिरा है औली बुग्याल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य के तराई क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र, उधमसिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र आता है। तो बिल्कुल सही है, जो तराई क्षेत्र है इसके अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र आता है, और उधमसिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र में मिलती है। तो बिल्कुल सही है, जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय क्षेत्र से कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है ये होते हैं शिवालिक हिमालय। ये वाला भी बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। शिवालिक हिमालय को आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद भी से कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक हिमालय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जो बृहद हिमालय या महा हिमालय है, इसे कहा जाता है आंतरिक हिमालय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः है। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है लगभग 700 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, और इसका फैलाव है 10 से 20 किलोमीटर तक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 700 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, और इसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर तक। यह आपको ध्यान रखना है। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रथम महिला सदस्य थी ये थी सुधा रानी पांडे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और विद्यावती डोभाल कौन थी? तो ये राज्य की प्रथम महिला लेखिका थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है ये हो सकते 12। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है। तो बुरांस क्या है? तो बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसके जो फूल खिलते हैं ये खिलते हैं फरवरी से अप्रैल के महीने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। फरवरी से अप्रैल के महीने हमें बुरांस के फूल देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फूल कैसा होता है इसका? तो चटक लाल रंग का होता है और एक हाइट ऐसी आती है 11,000 फीट के बाद सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। बिल्कुल सही है। जो बुरांस का जूस होता है यह हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है, बिल्कुल सही है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। बुरांस को वन अधिनियम के तहत वर्ष 1974 में से संरक्षित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थ रेमोडी बुरांस के फूल से बनाया जाता है। तो रेमोडी बुरांस के फूल से बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले घनों वनों में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर की हाइट तक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 2500 से 5000 मीटर तक की हाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोनाल जो पक्षी है यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक हैं? तो नर एवं जो नारायण पर्वत है इन्हीं पर्वतों के मध्य है बद्रीनाथ धाम, और ये जो नर एवं नारायण पर्वत है इन्हें किसका प्रतीक माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है अर्जुन व विष्णु। नर यानी अर्जुन और नारायण यानी विष्णु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मलारी के समीप चौफिर शिखर किस जिले में है? तो मलारी से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मलारी में आपका कहाँ है? चमोली। तो चौफिर शिखर आपके चमोली जनपद में, सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध नीलकंठ पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न से आपके दो प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि जो आपका नीलकंठ पर्वत है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है नीलकंठ पर्वत को, और ये किस जनपद में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली में है नीलकंठ पर्वत और इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डोडी ताल कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यहीं से निकलती आपकी अस्सी गंगा, जिसे अशोक गंगा भी कहा जाता है, और ये यहाँ डोडी ताल से निकलती है। और उत्तरकाशी के उत्तरकाशी में गंगोरी नामक स्थान है जहाँ पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अस्सी गंगा किसकी सहायक नदी है? यह है भागीरथी की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लामा ताल एवं जनक ताल स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। जनक ताल होगा और लामा ताल आपके कहाँ है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डोडी ताल हो गया, नचकेता ताल हो गया, ये आपके कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काली। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है काली नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो यह है 252 किलोमीटर। लंबाई भी आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बैराज कब बना? तो आसन बैराज जो है यह देहरादून के डाक पत्थर में यमुना और आसन नदी के संगम पर बना है,
और यह बैराज कब बना था? तो ये बना था 1967। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। जो आसन बैराज है यह हमारी क्या है, रामसर साइट में ये क्या है, शामिल है। तो रामसर स्थल में किस वर्ष से शामिल हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2020। तो 2020 में हुआ था ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसो बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? सही आंसर है ऑप्शन ए 660। 660 मेगावाट की परियोजना है किसो बांध। और ये आपके किस नदी पर है? तो ये बनी है आपकी टोंस नदी पर। किस जनपद में? तो देहरादून जनपद में है टोंस नदी पर किसो बांध। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 2001 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी टिहरी बांध। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया में चौथा सबसे ऊंचा डैम है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 260.5 मीटर इसकी हाइट है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से टिहरी बांध के संबंध में सही कथन है? भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है। उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है। उपयुक्त सभी युग में यहाँ पे सत्य है। तो बिल्कुल सही है, सभी यहाँ पे क्या सत्य होंगे। यहाँ पे डी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो टिहरी बांध है या भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है, पहले यहाँ पे सही है। इसका जो उत्पादन क्षमता है यह है 2400 मेगावाट। ये भी बिल्कुल सही है। और इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया था 2013। तो यहाँ पे डेट सहित यहाँ पे बताने की एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 अक्टूबर 2013 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से लोगों में जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी है? तो भूकंप संबंधी फिल्म यहाँ पे बताने की कौन सी है? तो यह है डांडी कांठे की गोदमा। तो डांडी कांठे की गोदमा यह जो फिल्म बनाई गई थी तो लोगों में जागरूकता हेतु बनाई गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है और इसके अलावा इसे शिव की जटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए खैर वृक्ष। खैर वृक्ष से प्राप्त होता है कत्था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन ए उत्तराखंड में बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, उत्तराखंड में जो बांज वृक्ष है इसे शिव की जटा कहा जाता है। बांज वृक्ष राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर जो है ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो डी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोसाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री।
राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, नारा किस वर्ष दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1977। वर्ष 1977 में दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो चिपको वुमन नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। इन्हें वृक्ष मित्र जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था 1986, वर्ष 1986 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको वुमन गौरा देवी का देहांत कब हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था, ये हुआ था 1991। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष 1991 में गौरा देवी का क्या हुआ था? देहांत। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1973। वर्ष 1973 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व से बना दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1936 में इसकी स्थापना होती है। और किस नाम से होते हैं? ये होते हैं हैली राष्ट्रीय उद्यान। उस समय भारत के जो गवर्नर थे सर हैली थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम किया जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। और वर्ष 1957 1957 वर्ष 1957 में प्रकृति प्रेम सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। और वर्ष 1973 में से भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन किया गया था, ये किया गया था वर्ष 2013 में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर का साइलेंस जोन किस वर्ष घोषित किया गया? तो 500 मीटर का जो साइलेंस जोन घोषित किया गया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ये किया गया था वर्ष 2012 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप से कौन सी नदी बहती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा बहती है इसके समीप से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है। तो फूलों की घाटी में जो फूल खिलने का समय है, यह जुलाई से अक्टूबर के महीने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने 1931। वर्ष 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान इसे किया जाता है वर्ष 1982। वर्ष 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और वर्ष 2005 में से यूनेस्को ने अपनी इस यूनेस्को विश्व धरोहर में से शामिल किया गया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित निम्न में से किस जनपद में है? तो पवालगढ़ संरक्षण जो आरक्षित ही है, एक प्रश्न यहाँ पे यही बन जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है? तो ये होते हैं 2012 में। किस जनपद में है? तो आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष नैनीताल में जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया? तो जीबी पंत उच्च स्तरीय जो प्राणी उद्यान है, यह आपके नैनीताल जनपद में है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1995। ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फरण क्या है? तो फरण जो है, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मसाला। फ्रेंड, एक प्रकार का मसाला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फसल को उत्तराखंड में बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है? तो बिलियन डॉलर ग्रास किसे कहा जाता है? कोदा, झंगोरा, साटिया, मार्चा। इसका सही आंसर होगा, यह होगा ऑप्शन बी झंगोरा। झंगोरा को कहा जाता है बिलियन डॉलर ग्रास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र जो पुस्तक है ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।